वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरा नाम है विवेक। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कमिंग एनटीपीसी रेलवे के जो एनटीपीसी एग्ज़ाम होने वाले हैं। ओके। और हमारे पास जो ग्रुप डी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ग्रुप डी एग्ज़ाम, और हमारे पास जो एनटीपीसी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें जो साइंस है उसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर जो साइंस क्वेश्चन है, ओके, वो क्वेश्चन देखेंगे और उसी के साथ उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी आज के लेसन में, आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ओके। मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हाय, माई सेल्फ विवेक। आई कंप्लीटेड माई एमएससी बीएड 2018 में। जो ग्रुप डी एग्ज़ाम हुआ था, पेपर के बाद मैंने फिजिकल भी क्वालिफाई किया था। ग्रुप बी का जो एग्ज़ाम होता है डीआरडीओ में, उसमें मैंने 93 परसेंटाइल स्कोर किया था। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होता है 2022 में हुआ था, उसमें मैं फिज़िकल के लिए क्वालिफाई हुआ था। महाराष्ट्र में तलाटी एग्ज़ाम होता है, उसमें मैंने 184 स्कोर किया है। और करंटली आई एम वर्किंग एज अ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फॉर साइंस इन सीबीएसई स्कूल। ओके। सो आई होप मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकता हूँ रिगार्डिंग अ साइंस। ओके। सो ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हुए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट गैलियम। गैलियम जो होता है, ओके, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट गैलियम। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट गैलियम इज 31। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो कुछ एलिमेंट्स है, जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, उसके जो एटॉमिक नंबर है वो कंफर्म कर लीजिए। लेट अस सी, अगर मैं बोल देता हूँ कि गोल्ड AU, जिसे ऑरम बोला जाता है, इसका एटॉमिक नंबर है 79। ओके। कॉपर, उसका एटॉमिक नंबर है 30। तो ये जो एलिमेंट्स है इसके एटॉमिक नंबर कंफर्म कर लीजिए। ओके। अब एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है Z से रिप्रेजेंट होता है। एटम में 3 सब पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। दे आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। दे आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके। तो उसके सब पार्टिकल्स भी होते हैं, उसकी बात हम अभी नहीं करते हैं, लेकिन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या होता है। एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z। तो ये होता है कि किसी एटम में कितने प्रोटॉन्स है और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके। मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, या तो प्रोटॉन कितने होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन कितने होता है, यही नंबर एटॉमिक नंबर कहलाता है। ओके। और जो एटॉमिक मास होता है उससे A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके। तो एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट करता है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसलिए इन दोनों पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ये पाई मेजॉन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, पाई मेजॉन की वजह से होती है। ओके। एंड न्यूक्लियर जो फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। एंड सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके। तो इतने चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके। अब गैलियम के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। गैलियम एक ऐसा ओके, गैलियम एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके। लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ओके। यहाँ पे आपको सॉलिड भी दिख रहा है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। सो 2 टाइप के एलिमेंट हैं जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक हमारे पास हाइड्रोगायरम, जिसे हम मर्क्यूरी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी बोलते हैं। और एक हमारे पास ये गैलियम, ओके, जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म, मर्क्यूरी एंड गैलियम। एंड नॉन मेटल विच आर प्रेजेंट इन अ लिक्विड फॉर्म, दैट इज द ब्रोमीन जो होता है हाईली करोसिव होता है। एंड ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है तो आप बिंदास मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके। सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी किसने प्रोपाउंड की थी? तो ये प्रोपाउंड किया था हमारे पास हमारे जो साइंटिस्ट हैं वर्नर हाइजेनबर्ग। ओके, तो वर्नर हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ओके, प्रिंसिपल ऑफ जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसके प्रोपाउंड का 100 ईयर है। ये जो हमारे पास है 100 ईयर, मतलब 2025 में ये जो थ्योरी आए हुए 100 साल पूरे हो चुके हैं। इसलिए इस साल यूनाइटेड नेशन का जो थीम है, ओके ओके, वो क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखने पड़ेगी और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे आप ह्यूमन बॉडी देख सकते हो, ह्यूमन बॉडी में हमारे पास ये जो ब्रेन है, ओके, इस ब्रेन में हमारे पास ये जो एरिया प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर का मीनिंग होता है, पोस्टीरियर का मीनिंग होता है बैक साइड वाला पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, एंड एंटीरियर का मीनिंग होता है एंटीरियर का मीनिंग होता है फ्रंट साइड। ओके, तो हमारे पास ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड दो होते हैं। ओके, एक आगे होता है जिसे बोलते हैं एंटीरियर, और जो पीछे होता है जिसे बोलते हैं पोस्टीरियर, और दोनों मिलकर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाते हैं। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ओके, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है? ओके, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करता है। ओके, वैसे तो बहुत सारे हार्मोन और सीक्रेट करता है, उसके बारे में हम देखते हैं। ऑक्सीटोसिन का एक दूसरा नाम ये भी है जिसे लव हार्मोन भी बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लव हार्मोन। सो ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लव हार्मोन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है। ग्रोथ हार्मोन, ओके, एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, ये वो सीक्रेट करता है। उसके बाद टीएस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, एसीटीएच, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन। एंड हमारे पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो दो हार्मोन सीक्रेट करता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच जो होता है हमारे पास जो यूरिन जो होता है, ओके, यूरिन कंट्रोल करता है। एंड जो ऑक्सीटोसिन होता है, ओके, तो जब प्रेगनेंसी के टाइम जो यूटेरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, चाइल्ड का बर्थ होता है, ओके, लेबर पेन होता है, वो कुछ ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। ओके, तो इसलिए ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। और कौन सीक्रेट करता है? ये सीक्रेट करता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, हमारे बॉडी में और बहुत सारे ग्लैंड हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। सो लेट अस सी, हमारे बॉडी में फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। ओके, यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे तो थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो हमारे पास ये जो बीन शेप किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, उसे बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड। ओके, पैनक्रियास भी हमारे पास एक ग्लैंड होती है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द बिगेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी और बिगेस्ट ऑर्गन, ओके, बिगेस्ट ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, तो हमारे पास लीवर आता है। और बिगेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, तो हमेशा आंसर दे देना है लिवर। ओके, बिगेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज लिवर हमारे पास सबसे बिगेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, तो हमारे पास टेस्टिस, मेल में टेस्टिस होते हैं, ओके, ओवेरीज होते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हमारे पास क्या करते हैं? हार्मोन्स सेग्रेट करते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, are the structure found in the epidermis of the leaves that regulate the process of transpiration and gases exchange? Okay, सबसे पहले ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि what is mean by dermis. डर्मा मीन्स होता है स्किन, डर्मा मीन्स होता है स्किन। ओके, इसलिए
स्किन के डॉक्टर को बोला जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं इसे? डर्मेटोलॉजिस्ट। एपिडर्मिस मीन्स क्या होता है? स्किन के 3 लेयर्स होते हैं हमारे बॉडी में, तो सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, ओके। और जो बीच वाला लेयर होता है इसे बोलते हैं मेसोडर्मिस, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ट्रांसपिरेशन मीन्स क्या होता है? लेट अस सी इफ दिस इज द प्लांट, हमारे पास ये प्लांट है, ओके। व्हेनेवर द प्लांट एब्सॉर्ब द वाटर, तो ये जो वाटर होता है लीव्स थ्रू एनवायरनमेंट में चला जाता है। वाटर ऊपर आ गया, ओके। कौन ऊपर लाता है? हमारे पास जो जाइलेम होता है, जाइलेम वेसल्स होता है, जाइलेम वेसल, ये क्या कंडक्ट कराते हैं? हमारे पास मिनरल्स एंड वाटर कंडक्ट कराते हैं और वो लीव्स तक चला जाता है। अब लीव्स में जैसे हमारे पास अकुमुलेशन होता है वाटर का, तो क्या करता है? स्टोमेटा थ्रू ये पानी बाहर चला जाता है। और ये बाहर कैसे चला जाता है? जब स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं तो जो सूरज की किरणें होती है वो इसका इवेपोरेशन करते हैं, एंड by this way the water vapors goes into the atmosphere. This process is known as removal of water in the form of water vapors from the leaves is nothing but the transpiration. अब ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ये किसके थ्रू होता है? सो ट्रांसपिरेशन करने के लिए हमारे पास ये जो लीव्स होता है, लीव्स के ऊपर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। ये छोटे स्ट्रक्चर मतलब ये स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा के ये जो सेल दिख रहे हैं आपको, दिस सेल इज नोन एज गार्ड सेल। इसे क्या बोलते हैं हम? गार्ड सेल। गार्ड सेल का मीनिंग ये होता है कि ये किसी वाटर के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, मतलब वाटर अंदर रहेगा या बाहर जाएगा, इसको रेगुलेट करते हैं। अगर स्टोमेटा क्लोज होता है, ओके, तो वाटर बाहर नहीं जाएगा, एंड अगर स्टोमेटा ओपन है तो वाटर बाहर जा सकता है। अब स्टोमेटा ओपन कब रहता है? ध्यान दो, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा ओपन कब रहता है? डे के टाइम स्टोमेटा ओपन होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा होता है। एंड जब नाइट टाइम होता है, ओके, तब हमारे पास जो स्टोमेटा होता है क्लोज होता है। एंड स्टोमेटा जो होता है, लीव्स जो होता है, लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ओके। किसके लिए काम आते हैं? ये ट्रांसपिरेशन के लिए काम आते हैं, ट्रांसपिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? ओके, सो बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है? तो द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज रॉबर्ट कोच। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है। सो हम फर्स्ट देखते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, बॉटनी थियोफ्रेटस, बॉटनी, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कार्ल लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर मेंडल। और इंडिया में एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम है हरमनप्रीत खुराना, ओके, जिन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी। इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, ओके, तो हरमनप्रीत खुराना ने की थी। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स दैट इज द थॉमस हंट मॉर्गन, फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन, माइक्रोबायोलॉजी एंटोन वैन लुवेनहॉक, माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर। तो एक पास्चराइजेशन प्रोसेस भी आती है। पास्चराइजेशन मीन्स क्या होता है? हमारे पास जो मिल्क होता है, ओके, मिल्क में ज़्यादा देर तक बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मिल्क जल्दी ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे हीट किया जाता है। एक कुछ टेम्परेचर तक एंड कुछ टाइम तक उसे हीट किया जाता है, ओके। इस प्रोसेस को बोला जाता है पास्चराइजेशन, ओके। एंड इस पास्चराइजेशन प्रोसेस के खोज किसने की थी? लुइस पास्चर ने की थी, ओके। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड्रियस वेसेलियस, मेडिसिन हिपोक्रेटस, फिजियोलॉजी क्लाउड बर्नार्ड, साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, ओके, इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, ओके। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड? ओके, सो
व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड? सो ऑक्जेलिक एसिड IUPAC नेम है इथेनियोडिक एसिड, इथेनियोडिक एसिड। ओके, अब इसे याद कैसे रखेंगे? ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ना वो मेनली प्रेजेंट होता है टोमेटो में। ओके, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टोमेटो में। तो यहाँ पे बहुत सारे फूड मटेरियल दिए हैं जिसमें अलग अलग टाइप के एसिड प्रेजेंट होते हैं और आपको पूछा भी जाता है कि कौन सा एसिड किस में प्रेजेंट होता है। जैसे एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मैलिक एसिड। लेमन में, सिट्रस फ्रूट में, जो भी सिट्रस हमारे पास फ्रूट होता है, जैसे हमारे पास हो गया ऑरेंज, ओके, हमारे पास हो गया लेमन्स, ओके, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ग्रेप्स में क्या प्रेजेंट होता है? टार्टरिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। विनेगर में जो होता है वो एसिडिक एसिड होता है। एक्चुअली विनेगर क्या होता है? विनेगर इज अ नथिंग बट, ओके, विनेगर इज अ 3 to, ध्यान दो, 3 to 4% ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर। ओके, अगर हम 3 to 4% एसिडिक एसिड वाटर में डाल देते हैं तो उसका क्या बन जाता है? हमारे पास विनेगर बन जाता है। ओके, तो विनेगर में हमारे पास एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। ओके, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कौन से प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। मिल्क और कर्ड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है। ऑरेंज में क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ओके, विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, यहाँ पे जो सिट्रिक एसिड दिया है दैट इज विटामिन सी, इसको भी हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ऑरेंजेस में, लेमन में सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड ये दोनों भी सेम ही है। ठीक है। टी में टैनिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्टमक जूस, हमारे पास जो पेट होता है, पेट, हमारे पेट में जो स्टमक होता है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आंट एंड बी, ओके, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, इसमें प्रेजेंट होता है फॉर्मिक। आंट का ही लैटिन मीनिंग होता है ANT, ओके, फॉर्मिका, इसे क्या बोलते हैं? फॉर्मिका बोलते हैं। लैटिन में आंट को फॉर्मिला का बोला जाता है। ठीक है। सो IUPAC नेम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इथेनियोडिक एसिड। ओके, इतना चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं CH3COOH is also known as, okay, CH3COOH is also known as acetic acid, that is the ethanoic acid. okay, ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी। फॉर्मूला याद रखो, CH3COOH, दिस इज नोन एज एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? विनेगर में भी प्रेजेंट होता है, विनेगर में प्रेजेंट होता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। हमारे पास जो टोमेटो होता है, टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड। देखो फ्रेंड्स, मैं ये चीज़ें रिपीट क्यों कर रहा हूँ? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, जब तक हमारे माइंड में क्वेश्चंस का रिपीटेशन नहीं होगा तब तक चीज़ें हमें याद नहीं रहेगी। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमेशा एक बुक और पेन पकड़ के बैठ के रहो और उस क्वेश्चन के साथ, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ भी आपको याद आता है उसके साइड में लिखते जाओ। इसी तरह से आपका मेमोरी बढ़ेगा और आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेगी। ओके, सो रिपीटेशन इज़ अ की टू सक्सेस। जितना ज़्यादा चीज़ें रिपीट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? ओके, सो द मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर आपको इसका यूनिट पूछ लेता है, ओके, तो मास पर यूनिट वेलोसिटी, मास किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम। एंड वेलोसिटी किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट आ जाता है kg मीटर, जस्ट सेकेंड, ओके, इसका यूनिट आ जाता है kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी है, मास इंटू वेलोसिटी, सॉरी। सो kg मीटर पर सेकेंड, इसका क्या आ जाता है? हमारे पास यूनिट आ जाता है। और भी कुछ चीज़ें पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर आप पूछ लेता है कि करंट
जिसे आई से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, IQT। इसका याद रखो, IQT। IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आपको ट्रिक के थ्रू याद रखना पड़ेगा। IQT। Q मीन्स होता है चार्ज, कितने चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो करते हैं। ओके, करंट का यूनिट होता है हमारे पास एम्पियर, करंट का यूनिट होता है हमारे पास एम्पियर। और एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, वर्क। वर्क क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, ये भी ट्रिक है हमारे पास। फिक्स मीन्स क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द वर्क डन। वर्क डन किस में मेजर करते हैं, हमारे पास जूल में मेजर किया जाता है। क्या होता है, जूल में मेजर किया जाता है। ठीक है, और भी आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, जैसा अगर मैं बोल सकता हूँ डेंसिटी। डेंसिटी का क्या है हमारे पास, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसके ट्रिक बताना चाहता हूँ तो ये हो सकता है धर्मराव महाराज विद्यालय। ओके, धर्मराव महाराज विद्यालय। ठीक है, सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, in SI system, the prefix of multiple 10 raised to the power 18 is 10 raised to the power 18 का मीनिंग क्या होता है। कुछ चीज़ें आप याद रख लो, जैसे अगर मैं बोल देता हूँ कि 10 raised to the power -6 कितना होता है, मीटर। मीटर की बात कर रहा हूँ मैं। 10 raised to the power -9 मीटर कितना होता है, 10 raised to the power -12 मीटर कितना होता है। देन उसके बाद हमारे पास 10 raised to the power -15 ये कितना होता है। उसके बाद 10 raised to the power -18 मीटर ये कितना होता है। ओके, -6 मीन्स होता है, ये हो गया माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, और ये हो गया हमारे पास आटो। ये चीज़ें, इतनी चीज़ें आप याद रखो, बाकी की चीज़ें तो आप याद कर ही लोगे, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी चीज़ें याद होती है बाकी की चीज़ें ये चीज़ें हेल्पफुल करती है। -6 मीन्स माइक्रो, नैनो, मीटर लगा लो आप अभी। ओके, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, ऑक्टोमीटर। ओके, अगर आपको ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, दैट इज 10 raised to the power 24, यहाँ पे माइनस नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज योटा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, विच इज द बिगेस्ट यूनिट, दैट इज द योटा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑटो। 10 raised to the power 18 मीन्स 10 raised to the power 18 मीन्स ऑटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, HCOOH is also called as, okay, this is also called as फॉर्मिक एसिड। इसे क्या बोला जाता है, फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज मिथनोइक एसिड। अब मैंने यहाँ पे आंट और बी क्यों दिखाया है, आंट का ही लैटिन नेम होता है फॉर्मिका। ओके, इसलिए इस एसिड को बोला जाता है फॉर्मिका, फॉर्मिक एसिड। और सेम एसिड हमारे पास बी में भी प्रेजेंट होता है। नेटल लीव्स जो होते हैं, नेटल लीव्स, ओके, तो नेटल लीव्स के ऊपर हमारे पास नेटल लीव्स जो होते हैं, कभी कभी हमारे पास हमारे स्किन को कभी हमारे हाथों को चुभते हैं, तो इस नेटल लीव्स के जो स्पाइन्स होते हैं, स्पाइक्स जो होते हैं, उसमें भी हमारे पास फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फॉर्मिक एसिड। ओके, तो 3 चीज़ें आपको याद रखने पड़ेगी, आंट में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, बी में भी फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, नेटल लीव्स जो होते हैं इसमें भी फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्सिटोनिन इज द सिक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, उसका आंसर हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और देखते हैं हम। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एज हमें पता है कि ऑलरेडी मैंने बता चुका है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये 3 टाइप के हार्मोन मेनली सीक्रेट करता है। एक होता है हमारे पास T3 हार्मोन, T4 हार्मोन और कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो T3,
T4 हार्मोन, T3 हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन मेनली प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ध्यान दो, हमारे पास हमारा जो साल्ट होता है, साल्ट में क्या होता है, आयोडीन होता है। ओके, अगर हमारे साल्ट में आयोडीन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज कर जाता है, या हम डिक्रीज वेरी लेस अमाउंट में आयोडीन लेते हैं, तो हमारे पास एक डिसीज हो जाता है। ओके, जो नेक एरिया में, नेक एरिया जो होता है वो स्वेलन हो जाता है, नेक एरिया स्वेलन हो जाता है, और उस बीमारी को बोला जाता है ग्वाइटर। ओके, तो अगर आपको पूछा जाता है कि ग्वाइटर, दिस डिसीज इज रिलेटेड टू द थायराइड ग्लैंड और it is also related to the iodine. Okay, so that's why the iodine is a very important for our, it is essential for our body. Okay, now let us see our next question. Who is the father of microbiology? Again a repeated question. So the father of microbiology is Antony van Leeuwenhoek. Okay, ऑलरेडी हमने ये चार्ट देख लिया है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स याद रखना है, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, एंड हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक कोड? एक इंडियन साइंटिस्ट है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना, देखते हैं कि किस लोगों का ज़्यादा ध्यान है। ओके, गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। हु इज हु प्रोपाउंडेड द जेनेटिक कोड? ओके, एक इंडियन साइंटिस्ट का नाम है। Now our next question is the formula for determining surface tension. Okay, तो जो surface tension का जो formula होता है वो होता है force per unit length. Okay, अब surface tension होता क्या है? Surface tension means, let us see, ये हमारे पास water है। Okay, this is the water. तो water का जो ये ऊपर वाला जो surface होता है ये एक stretch membrane की तरह काम करता है। मतलब ऐसा होता है कि ये मेम्ब्रेन इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा है और इसे इस डायरेक्शन में खींच रहा है, और इसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा कर कोई इस डायरेक्शन में खींच रहा है। अब होता क्या है कि जब हम किसी मेम्ब्रेन के ऊपर या किसी क्लॉथ के ऊपर दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाता है, क्लॉथ बिल्कुल एक टाइट एकदम टेंशन में आ जाता है। सो दैट टेंशन इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन। तो वाटर फिल्म के ऊपर जो टेंशन होता है दैट इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन। एंड इसी सरफेस टेंशन के कारण हमारे पास जो इंसेक्ट होते हैं वो इसके ऊपर स्विम कर पाते हैं, इसलिए हमारे पास जो होता है ना मॉस्किटो। ओके, ये रुके हुए पानी में सबसे ज़्यादा मतलब अंडे डालते हैं या वहाँ पे ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर फ्लोट करते हैं, उसके ऊपर वो चल सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। अब सरफेस टेंशन ऑफ वाटर से क्या क्या फिनोमिना हमें देखने को मिलता है? पहला तो ये है कि हमारे पास जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं, इसका जो साइज होता है स्पेरिकल साइज, स्पेरिकल शेप, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। ओके, जो सर्कुलर जो शेप होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। गर्म वाटर, हॉट वाटर क्लीन्स क्लॉथ वेरी वेल, बिकॉज हॉट वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वेरी लो होता है। ओके, एंड जो कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर का सरफेस टेंशन हाई होता है। ओके, इसलिए कोल्ड वाटर से कपड़े अच्छे से नहीं धोए जा सकते हैं। इसलिए कभी अगर कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो हमें मम्मी गर्म पानी में कपड़े डालती है। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में जो सरफेस टेंशन होता है वो बहुत ही लो होता है, जिसके कारण जो क्लॉथ के जो होल्स होते हैं उससे पानी इजीली फ्लो करता है एंड वहाँ से डर्ट इजीली निकल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास होता है कोलगेट। ओके, व्हाई वी आर यूजिंग अ कोलगेट? Colgate reduces surface tension in our mouth। हमारे माउथ में सरफेस टेंशन वो रिड्यूस करता है। अगर हम ओनली वाटर से ब्रश करते हैं तो उतना इजीली डर्ट रिमूव नहीं होता है, लेकिन कोलगेट क्या करता है, कोलगेट सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा माउथ इजीली क्लीन होता है। सो दिस आर द सम फिनोमिना विच इज़ रिलेटेड टू द सरफेस टेंशन। ओके,
और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, आपको याद होगा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, इट इज अ 13, कॉपर एटॉमिक नंबर 30, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, याद रखो, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, हीलियम एटॉमिक नंबर 2। मैंने गोल्ड का एटॉमिक नंबर बताया था, दैट इज 79, ऑरम। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में Hg का एटॉमिक नंबर एंड ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ये कमेंट करना है आपको, ठीक है। इसी से चीज़ें याद होती हैं, रिपीटेशन करते हुए हमें चीज़ें याद होती हैं। सो आवर आंसर इज 13। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13। एल्यूमिनियम के बारे में और एक चीज़, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। तो हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स, ओके, गुड कंडक्टर में हमारे पास सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो होता है सिल्वर। उसके बाद नंबर आता है गोल्ड, उसके बाद नंबर आता है कॉपर, उसके बाद हमारे पास नंबर आता है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम को सबसे ज़्यादा क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। एल्यूमिनियम का एक ओर है जहाँ से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बॉक्साइट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगी। गुड कंडक्टर हमारे पास सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड देन कॉपर देन एल्यूमिनियम, ठीक है। Who discovered the neutron? Our next question is who discovered the neutron? सबसे पहले हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक हमारे पास है न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टेन, न्यूट्रॉन चैडविक, ओके, एंड इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन। ओके, चलो, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टेन ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, ओके, एंड जेम्स चैडविक, एंड इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जेम्स थॉमसन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज जेम्स चैडविक। और इसके रिगार्डिंग चीज़ ये है कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल के बाद भी सब पार्टिकल भी होते हैं, जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का सब पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, पाई मेजॉन, बोसॉन, क्वार्क, okay, so these are the some सब पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट इन द एटम्स। एक्चुअली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। उसका ही फर्दर डिग्रेडेशन होने के बाद हमारे पास ऐसे कुछ 100 सब पार्टिकल्स मिलते हैं। तो और हमारे पास टोटल 100 सब पार्टिकल्स हैं या उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है, और वो मोटिवेशन सब्सक्राइब करने से और लाइक एंड शेयर करने से होता है, ओके। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, तो डेफिनेटली आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, ओके। अगर मुझे ऐसे मोटिवेशन मिलता रहेगा तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट पार्ट मैं हमेशा डालते रहूँगा, ओके। बाकी जो साइंस क्वेश्चन हैं, ओके, हम पूरे के पूरे रेलवे के साइंस क्वेश्चन इसी तरह कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि हमें पता है 9-10 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम उस चीज़ के बारे में डिटेल नहीं देखते हैं तब तक हमारा जो पेपर है वो प्रॉपरली नहीं जाएगा। सो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और इसके रिगार्डिंग आप अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।